सम्माननीय उपसभापति महोदय, मैं सबसे प्रारंभ में हुसैन दलवाई जी ने चूँकि एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, समिति के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में रूल 90 सब रूल 6 में ये मेरा ऑर्डर है। You don't worry about point of order. You make ये your मेरा speech. ऑर्डर है, वो पढ़ सकते हैं। सम्माननीय उपसभापति महोदय, अभी श्री हरि प्रसाद जी ने बहुत चर्चा को शुरू करते हुए ये कहा कि ये बिल ओबीसी समाज के विरोध में है। वैसे तो ये चर्चा संविधान संशोधन को लेकर के है। समाज के जो पिछड़ा वर्ग है उसको एक लंबे समय से जिस न्याय की अपेक्षा है उसको न्याय की अपेक्षा को देने के लिए है। और संसद की समिति में भी जब हमने लगभग 72 एक्सपर्ट्स को एग्जामिन किया, समिति संसद की समिति थी, लेकिन उस समय मेरे लिए भी एक भावनात्मक क्षण था जब कुछ लोगों ने आकर के कहा कि ओबीसी के इस संवैधानिक संशोधन को वर्तमान सरकार के द्वारा और वर्तमान प्रधानमंत्री जी के लिए लाया गया है। ये 70 साल में देश के सबसे बड़े वर्ग को न्यायपूर्ण शासन देने का सबसे बड़ा कदम, और 70 साल में नहीं हुआ। देश 1947 में आजाद हुआ। हमने संविधान में अनुच्छेद 340 को 1949 की संविधान सभा में लेकर के आए। 1950 में काका साहब कालेलकर कमीशन बना, लेकिन काका साहब कालेलकर कमीशन आप लोगों ने लागू नहीं किया। और न केवल काका साहब कालेलकर कमीशन को कांग्रेस ने लागू नहीं किया, आपने 1950 से लेकर के और 1975 तक देश में इमरजेंसी तो लगाई, लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए काका साहब कालेलकर कमीशन के बाद कोई एक कदम उठाया हो तो आप बता सकते हैं। उसके बाद भी जब मंडल कमीशन बना तो देश में जब कांग्रेस की विपरीत सरकार आई, 1978 में मंडल कमीशन बना, और 1978 में जो मंडल कमीशन बना वो मोरारजी भाई देसाई ने बनाया था। 1978 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब 1980 में आई, लेकिन उसके बाद भी ओबीसी का रिजर्वेशन लागू नहीं किया गया। ओबीसी का रिजर्वेशन 1993 में लागू किया गया। 1990 में, मैं सुधारता हूं, 1990 में लागू किया गया, और उस ऑफिशियल मेमोरेंडम को भी चैलेंज करने का काम किया गया। और इस सदन को मैं विनम्रता के साथ निवेदन भी करना चाहता हूं कि 2001 में कांग्रेस के ही सांसद श्री हांडिक के नेतृत्व में ओबीसी कमेटी बनी। ओबीसी कमेटी की पहली रिपोर्ट पढ़िए। ओबीसी कमेटी की पहली रिपोर्ट जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के सांसद श्री हांडिक ने करी, और उन्होंने कहा कि ओबीसी के जो 1993 का जो एक्ट बना है इंदिरा साहनी के जजमेंट के बाद, इसको आप संवैधानिक मान्यता देने का काम करिए। उस पर कोई अमल नहीं किया गया। और उसका तथ्य यह भी है, ये कह रहे हैं इन्हीं के लोग जो है मंडल कमीशन के खिलाफ हाई कोर्ट में गए थे। इसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? हिमाचल में मैं एक उदाहरण दे सकती हूँ। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? That is no point of order. That is point और of उसके disorder. No point of order. सच That is बहुत no कड़वा point of होता order. है। That is a point. सच बहुत not कड़वा point of होता order. है, और सच इतना कड़वा होता है, सच इतना कड़वा होता है, जो मैं ये कह रहा हूं ये सब तथ्य इतिहास के ही तथ्य हैं। मैं जो कह रहा हूं, और हांडिक कमीशन की रिपोर्ट यहां पर आई, और ये सदन के इतिहास में ये दर्ज है। 10 साल यूपीए सरकार चली,
आप हांडी कमीशन की एक्शन टेकन रिपोर्ट पढ़िए। वो बार बार ये कह रहे हैं कि यूपीए सरकार ओबीसी के इस न्यायपूर्ण शासन को देने में विफल सिद्ध हुई है। ये आपके ही सांसद की रिपोर्ट है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने हमारे संविधान में अनुच्छेद 338 की बात हरिप्रसाद जी ने कही। जब हमारा संविधान बना और हमारे संविधान में हम लोगों ने आर्टिकल 338, 339, आर्टिकल 340, आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342, ये हमने समुदायों को, देश में जो एंग्लो इंडियन है उनके लिए हमने आर्टिकल 336 और 337 रखा। उस समय जो सबसे नीचे के स्तर पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब थे, उनको समाधान देने के लिए फोरम बने, उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए फोरम बने। इसके लिए आर्टिकल 338 बना। देश में जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उन शेड्यूल ट्राइब के लोगों के शासन करने में जो हमने 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल रखा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से हो, इसके लिए आर्टिकल 339 रखा। लेकिन ये जो लंबे समय से शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, इसकी पहचान कैसे की जाएगी? इसकी पहचान करने के साथ इसके लिए इसको रेमेडी कैसे उपलब्ध कराई जाएगी? इसके लिए आर्टिकल 340 बना, काका साहब कालेलकर कमीशन आया और उसके बाद मंडल कमीशन आया। और उसके बाद जो शेड्यूल कास्ट है, क्योंकि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद जब कहा कि ये क्लासेस डिप्रेस क्लास हैं, तो बाद में उनको डिप्रेस क्लास को शेड्यूल कास्ट के लिए हमने आर्टिकल 341 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में प्रावधान रखा और आर्टिकल 342 में हमने शेड्यूल ट्राइब के नोटिफिकेशन का प्रावधान रखा। और 340 में जब बैकवर्ड क्लास की पहचान उसके 11 इंडिकेटर्स में मंडल कमीशन के द्वारा की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो 11 इंडिकेटर करे हैं, इसके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के लिए कोई संस्थागत स्वरूप देना चाहिए। लेकिन जो संस्थागत स्वरूप दिया गया, और इसको हांडी कमीशन ने भी, पार्लियामेंट की कमेटी ने कहा कि यह पर्याप्त नहीं था। यह पर्याप्त इसलिए नहीं था कि ओबीसी समाज में भी ऐसा छोटा छोटा वर्ग है जिसको अत्याचारों का शिकार होना पड़ता है। मैं डॉक्टर लोहिया को कोट करना चाहूंगा, और डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि ये जो दोनों धाराएं हैं, जाति के आधार पर जिन लोगों को पिछड़ा रखा गया है, उनको उनके समता मूलक अधिकार देना और उनको आर्थिक रूप से तरक्की के रास्ते देना। और इसलिए मैं डॉक्टर लोहिया का जो एक फेमस आर्टिकल है, मानव समाज का विकास वर्ग जाति, उसमें उन्होंने कहा, धोबी, नाई, तेली, लोहार और अन्य पिछड़ी जातियों की 50 किस्मों की झंझटें हैं। जैसे अच्छी सड़कें हो, सस्ता कच्चा माल मिले, पुलिस जुल्म बंद हो, इनके कार्यों को कर इनका विश्वास प्राप्त करने के लिए इनके जाति संगठनों को आगे ला करके राजनीति में लाना होगा और बहुजन समाज इससे ताकत में आ सकेगा। लेकिन उनके ऊपर अगर पुलिस का जुल्म होता है, तो हमारे पास 70 सालों में मैकेनिज्म क्या था? उनको अगर कोई छोटा नाई है, तेली है, धोबी है, कुम्हार है, कहार है, अगर वो अपने एक गांव में सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होता है, तो मैकेनिज्म कहां था? इसी के लिए ओबीसी कमेटी बार बार कहती रही कि आप इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाइए, इसको आप सिविल कोर्ट का अधिकार दीजिए। इन लोगों को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इंदिरा साहनी के जजमेंट में कहा है कि इनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर 70 साल में ये सरकारी नौकरियों में नहीं आए हैं, तो कोई तो ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो संवैधानिक रूप से इनके अधिकारों को जान सके, इनके अधिकारों के लिए सरकारी अधिकारियों को तलब कर सके। कोई तो ऐसी बॉडी हमें बनानी चाहिए जो सारे शासन और प्रशासन को अकाउंटेबल बना सके। और इसीलिए 338 में जो प्रोविजन हमने संविधान बनाते समय यह करा था कि देश में केवल एससी और एसटी के लिए है, वो विकास की रोशनी ओबीसी वर्ग को भी नहीं पहुंची। और इसलिए
पार्लियामेंट की भी कमेटी ने कहा कि आप 338 में जिस प्रकार से 2004 में 3 में अटल जी की सरकार के समय आपने शेड्यूल कास्ट कमीशन के लिए जो मैकेनिज्म रखा है, आपने बाद में उसको एक्सटेंड करके शेड्यूल ट्राइब के लिए दिया है, सेम मैकेनिज्म आप ओबीसी को भी दीजिए। और जो शेड्यूल कास्ट कमीशन है उसने भी ये कहा है कि हमारे पास इतनी सारी एट्रोसिटीज आ रही है, ओबीसी के लिए आप अलग कमीशन बनाइए। पूनिया साहब भी उसके चेयरमैन रहे हैं। तो जब शेड्यूल कास्ट कमीशन भी ये कह रहा था, जिसके पास 338 में इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को डील करने की पावर थी कि समाज में इतनी प्रकार की एट्रोसिटीज है कि आप ओबीसी के लिए एक अलग कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करिए, इसको देकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समतामूलक समाज का एक बहुत बड़ा काम किया। हम बधाई देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को कि देश की एक जो गरीब जनता, देश का एक जो बड़ा बहुसंख्यक समाज, और मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि जो ओबीसी है वो रिलीजन न्यूट्रल टर्म है। ओबीसी हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं होता, ओबीसी किसी पूजा के आधार पर नहीं होता है। ओबीसी समाज का वो वर्ग है जो समाज के निचले तबके में है, जिसको न्याय पाने की अपेक्षा 70 सालों से थी, उसको देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। और इसलिए इसको कई बार संशय भी खड़ा किया जाता है। यह संशय किया जाता है और इस संशय को मैं यहां स्पष्ट भी करना चाहता हूं। यह कहा जाता है कि यह देश के फेडरलिज्म पे बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, राज्यों के अधिकारों का क्या होगा। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि कम से कम सदन के सामने और सदन के माध्यम से देश के सामने यह विषय जाना चाहिए कि देश के सेंट्रल लिस्ट में लगभग 5,500 जातियां और वर्ग ओबीसी के अंतर्गत हैं और राज्यों की सूची में लगभग 10,500 के करीब जातियां और वर्ग ओबीसी के अंतर्गत है। इनके जो आइडेंटिफिकेशन का काम है और संसद को जो पावर है वो 5,500 सेंट्रल लिस्ट की ही पावर है। राज्यों के अधिकार उनके पास सुरक्षित रहेंगे और इसलिए इस अमेंडमेंट से संघात्मक ढांचे को मजबूत बनाने का ही काम किया गया है। हमने पहली बार इस व्यवस्था को खड़ा किया है कि अगर ओबीसी के पदों को भरने का काम नहीं किया जाएगा तो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट संसद के सामने रखी जाएगी। और देश के लोकतंत्र का यह तकाजा होना चाहिए कि अगर निचले वर्ग के लोगों को न्याय नहीं है तो वो सारे दस्तावेज संसद के सामने कारण के साथ आने चाहिए। उनको करने का प्रावधान ओबीसी के इस कमीशन में किया गया है। और इसलिए मैं यहां पर सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता के लिए जो नाम श्री हरिप्रसाद जी ने किए वो सारे नाम वंदनीय हैं। इस देश में लंबे समय से हमारे स्वर्ण काल में जातिगत जड़ता को तोड़ने का काम जो भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले किया और उसके बाद ये सदी भी जब शुरू हुई तो इस सदी में सारे जातिगत जड़ता के मानकों को तोड़ने का काम जो नाम हरिप्रसाद जी ने लिए उन नामों ने बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन किया है। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों है? मैं स्वामी विवेकानंद को कोट करना चाहूंगा और मेरा यह मानना है कि जो हमारे यहाँ जो आज वर्ग है, हमारे यहाँ जो आज एक नए भारत की कल्पना हम करते हैं और जिस विचारधारा में हमारी पार्टी, हमारे विचारों के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर अभी तक पूरी पार्टी का सिद्धांत विश्वास करता है, उसको बनाने वालों में एक स्वामी विवेकानंद के विचार भी हमको प्रभावित करते हैं। और इसलिए मैं कोट करना चाहूंगा, उन्होंने कहा, मैं सामाजिक जीवन में एक काम कर सकता हूं तो तुम एक दूसरा, तुम एक देश पर शासन कर सकते हो तो मैं पुराने जूतों की मरम्मत कर सकता हूं, पर यह कोई कारण नहीं कि तुम मुझसे बड़े हो, क्योंकि क्या तुम मेरे जूते मरम्मत कर सकते हो? और क्या देश का शासन मैं कर सकता हूं? मैं जूते सुधारने में चतुर हूं तो तुम वेद पढ़ने में चतुर हो, पर कोई कारण नहीं कि तुम मेरे सिर को अपने पैरों से कुचलो। यदि कोई हत्या करे तो उसकी प्रशंसा क्यों की जाए और यदि सिर्फ एक सेव चुराए तो उसे फांसी क्यों दी जाए? इस सब का अंत होना ही चाहिए और हम भी मानते हैं समाज ऐसा बनना चाहिए कि इस सब का अंत होना चाहिए। आगे उनको मैं कोट करते हुए कहता हूं, जीवन क्रम को निभाने का यही एक स्वाभाविक मार्ग है। मनुष्य अपना समूह बनाता ही है, पर तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। कहीं भी जाओ तुम जाति देखोगे ही, पर उसका यह अर्थ नहीं है कि उसके साथ ही विशेषाधिकार भी चुपके रहे। इन विशेषाधिकारों को नष्ट करना चाहिए। जब हम सामाजिक और शैक्षिक आधार पर
समाज के इन वर्गों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि समाज में विशेषाधिकार आधारित समाज की रचना समाप्त होनी चाहिए। यही समता मूलक समाज है, यही स्वामी विवेकानंद के विचार है। विभिन्न समूहों में विभक्त करना तो समाज का स्वभाव ही है, पर हम जिन्हें नष्ट करना चाहते हैं वे है ये विशेषाधिकार, और उसके लिए कदम है ये संवैधानिक संशोधन जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने उठाया है। यदि तुम ढीमर को वेदांत पढ़ा दो तो वह यही कहेगा कि जिस प्रकार तुम एक मनुष्य हो वैसा मैं भी हूं। मैं ढीमर हूं तो तुम तत्वज्ञानी हो, पर तुम में भी वही ईश्वर है जो तुम में है। तो यही तो हम चाहते हैं कि किसी के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं हो, सबको एक समान अवसर प्राप्त हो। प्रत्येक व्यक्ति को यही सिखाओ कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है, तभी मुक्ति का प्रयत्न करेगा। और इसी समता मूलक समाज के विचारों को लेकर हमारी पार्टी भी समाज में काम करती है। लेकिन हमारी विचारधारा में और बाकी विचारधाराओं में एक अंतर भी है। हमारे लिए जाति और समाज का एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाकर हम समता नहीं पैदा करना चाहते। हम समता के अवसर दे करके सभी समाजों को सबल बना करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हम सबका साथ सबका विकास पर ही चुनाव जीतकर सरकार में आते हैं। और इसलिए महोदय मैं हमारे यहाँ 3 वक्ता है, 2 वक्ता कम हुए हैं, दो स्पीकर कम हुए। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज में एक सच्चाई को और स्वीकार करना चाहिए कि अवसर मिलने के बाद योग्यता अपने आप आती है। लेकिन समाज के जो 60% वर्ग है उसको अवसरों की उपलब्धता कैसे कराई जाएगी? उसको अवसरों की उपलब्धता तभी कराई जाएगी जब हम अनइक्वल को और इक्वल को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। हमने जो अफर्मेटिव एक्शन की धारणा को अपने संविधान में विकसित नहीं किया है, दुनिया के हर सभ्य मानवता ने इसको विकसित किया है। अफर्मेटिव एक्शन की धारणा यह है कि अनइक्वल और इक्वल को एक सेम प्लेटफॉर्म दो ताकि सब लोगों को समाज में आगे बढ़ने का अवसर मिले। और इसलिए सामाजिक और शैक्षिक आधार पे इन वर्गों की पहचान करने का काम देश में एक प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन लंबे समय से प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण हम छोटी छोटी भावनाओं में बदल गए थे, और ये छोटी छोटी भावनाओं में हमने जातियों के समूह खड़े कर दिए। और इसलिए बढ़िया ये है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे, इसके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की जो पावर है वो संसद के अंदर होनी चाहिए, ताकि देश की चुनी हुई जनता का विवेक ये तय करे कि असली पिछड़ा कौन है, उसको अधिकार देने का काम हो। यह इस संविधान संशोधन के माध्यम से हमने किया है, और इसलिए इस पावर को पार्लियामेंट में देना आवश्यक है। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। हमको एक ऐसा समाज ना खड़ा करें जहां पर केवल अपनी जातियों को वोटों में तोलने के लिए, हम केवल नारे लगाने के लिए लोगों को एक दूसरे के सामने खड़ा करें। इस पर विवेकपूर्ण तरीके से पार्लियामेंट में चर्चा हो, और इसलिए संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अधिकार पार्लियामेंट को दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ सरकार रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल भी लाई है, क्योंकि एक कंफ्यूजन खड़ा किया जाता है कि अभी एग्जिस्टेंस तरीके का क्या होगा। रिपीलिंग और अमेंडिंग बिल में अभी जितनी भी जातियां इस समय ओबीसी के अंतर्गत है, वे स्वमेव ही इसके अंतर्गत आ जाएगी। किसी का हक मारने का काम नहीं किया जाएगा, बल्कि सबके हक को बना करके सबको आगे बढ़ाने का काम इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से करने का हमारी पार्टी ने किया है। और महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन देश के पिछड़े वर्ग को न केवल एक ताकत प्रदान करेगा, बल्कि उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों में जांच भी करेगा। और इसलिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को एक सिविल कोर्ट की भी ताकत दी गई है, ताकि 1993 के इंदिरा साहनी गवर्नमेंट के बाद जो एक्ट बना करके कमीशन हमने बनाया है, उस कमीशन को यह पावर नहीं थी कि वो किसी भी विषय को सिविल कोर्ट के तहत सम्मन करके जांच करके किसी भी विषय का निष्पक्षता के साथ निष्पादन कर सके। लेकिन हमने इसको सिविल कोर्ट की ताकत दे करके जिस सामाजिक न्याय को 70 साल से हिंदुस्तान की जनता बाट जो रही थी, उस सामाजिक न्याय की फरियाद को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि समाज में पिछड़े वर्ग को समानता, समाज में इक्वल अपॉर्चुनिटी के अवसर, और ये अवसर केवल पिछड़े वर्ग को नहीं, दलितों को, आदिवासियों को और महिलाओं को भी समाज में मिलना चाहिए। हमने जो देश में, हमारे देश में जो विचार जितने अच्छे हैं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पे हमारे देश में इन विचारों को
जमीन पर उतारने के लिए हमें योग्यताओं को अवसर देना होगा और योग्यताओं में जो ठहराव आ गया है उसको पूरे देश में फैलाना होगा। और इसलिए मैं अंत में ये कहना चाहूंगा, No, you have more time now because your 2 names have been removed, and I have asked to give you more time. थैंक यू सर। So you can speak, take another 10 minutes. और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में एक बड़ी व्यवस्था हम लोगों ने इस क्षेत्र में खड़ी करनी चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कई बार न्यू इंडिया का विषय देते हैं और न्यू इंडिया का अर्थ यह है कि हम उनको आर्थिक अवसर भी उपलब्ध कराएं। देश में जो एक बड़े संख्या में लोग स्वरोजगार के क्षेत्र में थे और स्वरोजगार के क्षेत्र में जो काम करने वाला समाज का जो पिछड़ा वर्ग था, उस पिछड़े वर्ग के पास कोई संपत्ति नहीं होने के कारण उस पिछड़े वर्ग को बैंकों से लोन लेने में असुविधा होती थी। और हम जानते थे कि ये जो व्यवस्था खड़ी हुई है, इसमें ये जो नीचे का आदमी है, जो कमेरे तबके का आदमी है, इसको अगर कोई गारंटी दे, इसको अगर सरकार गारंटी दे तो ये विकास कर सकता है। और यही कारण है कि सरकार में आने के बाद समाज के इस वर्ग की आर्थिक तरक्की के लिए मुद्रा जैसी योजना को लाया गया। और यहां पर ओबीसी एक्ट में बोलते हुए मैं कहना चाहूंगा, ये समाज का अधिकतर ओबीसी वर्ग इससे न केवल लाभान्वित हुआ, देश में 7 करोड़ 38 लाख लोगों को इसके कारण स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए। और इन स्वरोजगार के अवसरों से ही हम समाज को नया बना सकते हैं। लेकिन जिनको स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, उनको शिक्षा के भी अवसर उपलब्ध होने चाहिए। और शिक्षा के अवसरों में उन सारे स्थानों को भरा जाना चाहिए। और ये समाज का एक ऐसा वर्ग है जो नए बदलते हुए वैश्वीकरण के दौर में इनका स्किल अपग्रेडेशन भी होना चाहिए। और इसलिए सरकार ने पहली बार देश में स्किल अपग्रेडेशन का एक मंत्रालय बनाया है और स्किल अपग्रेडेशन के माध्यम से ये जो एक स्वरोजगार का व्यक्ति है, इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं और मैं डॉक्टर लोहिया को एक कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि इतिहास शास्त्र का नियम है कि वर्ग जाति का उतार चढ़ाव होता है। 1100 वर्षों के भारत के इतिहास में इतिहास जड़ रहा है। शंकराचार्य के वक्त से इस पर 2 हमले हुए ब्राह्म सूचिकों का उपनिषद के द्वारा, जिसमें जाति महापाप है और सदा की समाप्ति का रास्ता सोचना चाहिए। लेकिन ये सदा की समाप्ति का रास्ता कैसे आगे बढ़ेगा? ये जो जातिवाद का जो जहर है, ये कैसे समाप्त होगा? ये जातिवाद का जहर तभी समाप्त होगा जब हम न केवल उनको आर्थिक अवसर उपलब्ध कराएंगे, हम समाज में नए विचारों के लिए उनको संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से इसको आगे बढ़ाने का अवसर देंगे। मैं जानता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में हमारे सारे सदस्यों ने बहुत ही अच्छे विचार रखे, लेकिन मैं ये विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 338 में जो एससी कमीशन बना है, जो एसटी कमीशन बना है, जो ओबीसी कमीशन बना है, उसमें संविधान के अंतर्गत हम किसी पोस्ट को रिजर्व नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो हम उसको रोकने का काम करेंगे। हम ये कमीशन ओबीसी के लिए भरने के लिए नहीं, ओबीसी के लोगों को न्याय देने के लिए बनाना चाहते हैं। और जब न्याय देने के लिए हम उसको ये ताकत देना चाहते हैं, तो उस ताकत में हमें उन सारे नियमों को मानना होगा जो संविधान के अंतर्गत पैरामीटर में हमको दिए गए हैं। और इसलिए देश के संघात्मक ढांचे में राज्यों को जहां अधिकार रहेगा कि वो अपने अपने राज्यों में जातियों का एक्सक्लूजन और इंक्लूजन करके राज्यों के हिसाब से समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण दे सकें, वहीं उसके साथ साथ जो सेंटर की लिस्ट है वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड होकर ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगी, ज़्यादा उस पर चर्चा होगी। और इसलिए वापस मैं ये ओबीसी के विषय में कहना चाहता हूं कि समाज के एक बहुसंख्यक वर्ग को न्याय देने के लिए उठाया गया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत न्यायपूर्ण कदम है। और इसलिए पुनः उनको बधाई देते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि सदन, ये उच्च सदन जो इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन हम देश में लाने के लिए अपने संविधान में संशोधन करने का जा रहे हैं, जो देश के छोटे वर्ग को न्याय देने के लिए हम
एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन उठाने जा रहे हैं, जो स्वामी विवेकानंद और कबीर और भगवान बुद्ध से लेकर के इस देश में जितने भी सामाजिक क्रांति के आंदोलन के जो यशस्वी लोग हुए हैं, उनको देने के लिए, उनके विषयों और उनके सपनों को पूरा करने के लिए देश में एक जो बड़ा मंच देने जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको एक स्वर में और संवेद स्वर में, केवल हम एक प्लेटफॉर्म ही देने जा रहे हैं, केवल हम एक इंस्टीट्यूशन ही देने जा रहे हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन भारत में सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा सेतु बनेगा और उसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को न्याय होगा। न्यायपूर्ण शासन के लिए हम सब साथ मिलकर के इसको एक मत से पारित करें, इतना ही मैं आह्वान करना चाहता हूं। धन्यवाद। Thank you, Sri Bhupendra Yadav. Thank you. Now.